हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय। आज हम नई शाखा का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है साइंस, विज्ञान। और विज्ञान में भी हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। किशोरावस्था को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इससे पहले कौन कौन सी अवस्था होती है, उसके बाद कौन कौन सी अवस्था आती है। तो इससे पहले कौन कौन सी अवस्था आती है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। आज हमारा जो पूरा ध्यान रहेगा किशोरावस्था पे रहेगा, क्योंकि आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। सो हम इसको पढ़ते हैं अब कि किशोरावस्था क्या होती है। चलो अब देखो, किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं ऐसे जिनके कारण हमारे जो शरीर इंडिकेट करता है कि कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो इसमें जैसे सबसे पहले गौण लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना। इसका मतलब ये है कि जो हमारी परिवर्तन आते हैं ना इसमें, कि दाढ़ी मूंछ का आ जाना, दाढ़ी मूंछ का आ जाना, जननांगों का परिपक्वन, आवाज का भारीपन, लंबाई में वृद्धि, और भी बहुत सारे होते हैं जो लड़कों और लड़कियों में दोनों में अलग अलग चलते हैं। अब पहले हम जो गौण लैंगिक लक्षण लड़कों में और लड़कियों में जो अलग अलग दिखाई देते हैं ना, उनके बारे में अलग अलग पढ़ लेते हैं कि किन में लड़कों में क्या क्या होता है और लड़कियों में क्या क्या होता है। अब देखो इधर, यहाँ नर और लड़की मादा। अब जो किशोरावस्था होती है ना, ये बहुत चंचल अवस्था होती है, मतलब भटकाव वाली अवस्था होती है। इसके अंदर हमारा जो दिमाग है ना, वो परिपक्व होने के कगार पर रहता है, मतलब परिपक्व होता रहता है, और इतनी ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। इस अवस्था में बच्चा जिस तरह से ढलना चाहता है ना, उस तरह से ढल जाता है। अब इसमें जो लक्षण या जो गुण आते हैं वो लड़कों में अलग होते हैं, लड़कियों में अलग अलग होते हैं। जैसे लड़कों में जो गौण लैंगिक लक्षण होंगे वो होंगे आवाज का भारीपन, पहला। अगर लड़कों में आवाज का भारीपन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि लड़कियों में क्या होगा, आवाज का पतली होना। तो इनमें क्या होगा, आवाज का पतली होना। ठीक है, ये इनका पहला। दूसरा है जननांगों का परिपक्वन, जननांगों का परिपक्वन। अब जननांगों का परिपक्वन इनमें भी होगा और इनमें भी होगा। ठीक है, इनमें मादा जननांग परिपक्व होंगे, इनमें नर जननांग परिपक्व होंगे। और आपको मैं आगे बताऊंगा कि मादा जननांग कौन से होते हैं और नर जननांग कौन से होते हैं। तीसरा है, इनमें क्या होती है, दाढ़ी मूंछ आती है, दाढ़ी मूंछ आना। इनमें ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। इनमें दूसरा स्तनों का विकास होता है, स्तनों का विकास। अब स्तन तो इनमें भी होते हैं, लेकिन इनमें जो स्तन ग्रंथियां होती है ना, स्तन ग्रंथियों का विकास इनमें हो नहीं पाता है, जबकि लड़कियों में स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। चौथा, लंबाई में वृद्धि। तो इनमें भी क्या होगी, लंबाई में वृद्धि, दोनों में साथ साथ चलेगी, लंबाई में वृद्धि दोनों में साथ साथ चलेगी। ठीक है, लेकिन लड़कियों में एक टाइम तक, यानी कि 20 या 19 साल तक की लंबाई में वृद्धि होती है, लेकिन लड़कों में जो ना 21 या 22 साल तक लंबाई में वृद्धि होती रहती है। ओके,
और क्या नर लैंगिंग हार्मोन्स, जो नर लैंगिंग हार्मोन्स है ना उनका स्राव होना। मतलब इस अवस्था में है ना जो नर लैंगिंग हार्मोन होते हैं उनका स्रावण बहुत तेज़ी से होने लगता है। सेम टू सेम क्या होगा, इनमें भी वैसा ही होगा। मतलब दोनों में हार्मोन्स की जो स्तर है वो क्या होता है, उच्च होता है, दोनों में उच्च होता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये हमने कर लिया कि लड़के में और लड़की में क्या क्या होता है। अब इनके जो हार्मोन्स हैं वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स क्या क्या काम कर रहे हैं, किस किस ग्रंथि से निकल रहे हैं। तो ग्रंथियाँ व उनके हार्मोन्स, क्या करेंगे, ग्रंथियाँ एंड उनके हार्मोन्स, ग्रंथियाँ व उनके हार्मोन्स। अब देखो ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो अंतःस्रावी और एक बहिःस्रावी। तो हमारे जो लैंगिक हार्मोन से जो लैंगिक गौण लैंगिक लक्षण को प्रकट करती है वो सारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, मतलब अंदर जो अपना स्राव अंदर छोड़ती है। ठीक है, नलिकाओं में अंतःस्रावी कौन सी होती है, अंतःस्रावी वे ग्रंथि होती है जो अपना स्राव कहाँ छोड़ती है, नलिकाओं में। और बहिःस्रावी कौन होती है, जो अपना स्राव सीधे किस में छोड़ती है, रुधिर में या ब्लड में। ओके, तो कुछ ऐसी ग्रंथियाँ भी है जो अंतःस्रावी भी है और कुछ ऐसी ग्रंथियाँ है जो बहिःस्रावी भी है। तो सबसे पहले जो हमारे लैंगिक जनन या फिर किशोरावस्था या युवावस्था, अब देखो किशोरावस्था में जो लक्षण प्रकट है इसका मतलब लड़का या लड़की किस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। ओके, अब इस अवस्था में जो इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जो ग्रंथि इंपॉर्टेंट रोल निभाती है वो ग्रंथियाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो आपकी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, वो कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। कौन सी बोलते हैं इसे, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसे। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारी जो ग्लैंड्स है ना हमारे शरीर में उनके ऊपर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। ठीक है, उनको उनका लेखा जोखा रखती है कि कौन सी ग्रंथि को कौन सा हार्मोन निकालना है, कब निकालना है, क्या करना है, सब कुछ ये काम करती है। ओके, इस ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है, जो इस ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है वो कौन सा निकलता है, पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी एक मिनट हार्मोन्स, ये हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन को बोलते हैं वर्दी हार्मोन। क्या बोलते हैं, वर्दी हार्मोन। अब इस हार्मोन को वर्दी हार्मोन क्यों बोलते हैं, वर्दी हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह हार्मोन क्या करता है, हमारी लंबाई के अंदर वृद्धि करता है। अगर ये नहीं निकलेगा तो फिर हमारी लंबाई नहीं निकलेगी। बौना आदमी जो बौने होते हैं ना, बौने उनके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो वृद्धि हार्मोन निकलता है वो नहीं निकल पाता, इसलिए उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है और वो बोने रह जाते हैं। तो ये हार्मोन निकलना भी जरूरी है। वृद्धि हार्मोन ये हमारी वृद्धि लंबाई के साथ साथ और भी जो शरीर के अंग है उनके विकास में भी भागीदारी निभाता है। ठीक है, तो ये मास्टर ग्लैंड है और सारी ग्रंथियों से ये क्या करती है, उन ग्रंथियों पर नियंत्रण काम करती है। अब इधर एक चीज़ और, इस ग्रंथि से दो हार्मोन और निकलते हैं। ये ग्रंथि दो हार्मोन से ना और स्रावित करवाती है। कौन कौन से, पहला है LH, दूसरा है FSH। इसका पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये निकलता है। अब ये क्या काम करता है, ये काम करता है जब आपका अंडोत्सर्ग, अंडे का निष्कासन, किसका, अंडे का निष्कासन। जब आपके अंडे का निष्कासन होता है मादाओं में, जब मादाओं में अंडे का निष्कासन होता है तब ये हार्मोन काम करता है। जब ये अपने उच्च स्तर पर होता है तभी अंडे का निष्कर्ष होगा, निवड़ना नहीं होगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब निकलता है, जब अंडा पूरा निकल जाता है, परिपक्व होकर, है ना, तब ये हार्मोन्स निकलता है। और क्या करता है, जो फॉलिकल्स होते हैं जो उनको क्या करता है, पोषण प्रदान करवाना है, उनकी वृद्धि को करना, ये काम करता है। ठीक है, तो ये दो हार्मोन और स्रावित करवाती है पीयूष ग्रंथि। अब इसके बाद
हम पढ़ेंगे क्या, नर जनन हार्मोन, मादा जनन हार्मोन। ये दो प्रकार के हार्मोन्स हैं। अब ये कब कैसे क्या कौन से होते हैं, ये सारे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहले पढ़ेंगे नर जनन हार्मोन। तो नर जनन हार्मोन कौन सा होता है, जो नर के जनन में भागीदारी करता है, जो नर के गौण लैंगिक लक्षण को प्रकट करता है, वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये है टेस्टोस्टेरोन। इसको बोलते हैं नर जनन हार्मोन। क्या बोलते हैं, नर जनन हार्मोन। ये बोलते हैं नर जनन हार्मोन। दूसरा है, अब नर में तो ये एक निकलता है जो उसके लक्षणों को प्रकट करता है, दाढ़ी मुचकाना, आवाज़ का भारीपन होना, बगलों में बालों का आना। और दूसरा, अब मादा में कितने हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से, पहला एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रोजन। ये क्या है, ये दोनों के दोनों, ये है मादा जनन हार्मोन। क्या है, मादा जनन हार्मोन्स। और ये मादा के अंदर उनके लैंगिक लक्षणों को प्रकट करते हैं और उनका नियंत्रण करते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैंने बताया था कि ये नर जनन हार्मोन है, नर के अंदर जो लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं उनका नियंत्रण करता है। लेकिन जो मादा के अंदर जो हार्मोन बताए मैंने दोनों, एक तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एक तो कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स। अब ये दोनों हार्मोन्स क्या काम करते हैं, एस्ट्रोजन क्या काम करता है, एस्ट्रोजन करता है मादा जनन लक्षणों का नियंत्रण। क्या काम करता है, मादा जनन लक्षणों का नियंत्रण। अब ये क्या काम करता है, ये तभी निकलेगा जब अंडाणु का निषेचन हो जाएगा। कब निकलेगा, ये तभी निकलेगा जब अंडाणु का निषेचन हो जाएगा। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, अंतःस्थिति, उसको क्या है, मेंटेन करके रखता है, उसको व्यवस्थित करके रखता है। तो कब निकलेगा ये, जब अंडाणु का निषेचन हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि ये कब निकलता है, जब अंडा निकलता है ना, तो अंडा निकलने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं कार्पस लूटियम। क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम से निकलता है। ये किससे निकलता है, कार्पस लूटियम से। और ये क्या करता है, ये किस पे एक्ट करेगा, ये डायरेक्ट एंडोमेट्रियम, किसकी, यूट्रस की, गर्भाशय की अंतःस्थिति के ऊपर जाके एक्ट करेगा और उस अंतःस्थिति को मेंटेन बना के रखेगा। अब अंडाणु का निषेचन हुआ तो क्या, अगर एक बात हो मुझे, अगर ये हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो क्या अंडाणु गर्भाशय की भित्ति में जाके अंतःस्थापित हो सकेगा, नहीं। इसलिए इस हार्मोन का निकलना जरूरी होता है। ठीक है, अगर ये नहीं निकलेगा तो अंडाणु का निषेचन हो तो जाएगा, लेकिन वो गर्भाशय के अंतःस्थिति के अंदर क्या अंतःस्थापित नहीं हो पाएगा, जिससे एम्ब्रियो, भ्रूण वगैरह नहीं बन पाएंगे, आगे की प्रोसेस नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसके इन दोनों के ये काम हो गए। अब इसके अलावा और भी हार्मोन्स, और भी ग्रंथियाँ, जैसे एक आपकी थायराइड ग्लैंड है। कौन सी, थायराइड ग्रंथि। कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स। अब इससे जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन भी क्या जनन में भागीदारी निभाता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो जनन जो होगा, जिसके जनन प्रक्रिया हो रही है, वो ठीक से नहीं होगी। तो इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और दूसरी आपकी इसमें देखो, जो दूसरी ग्लैंड है,
वो है एड्रिनल। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनलिन। कौन सा? एड्रीनलिन। और इस एड्रिनल हार्मोन को क्या बोलते हैं? करो या मरो हार्मोन। करो या मरो हार्मोन्स। इसको करो या मरो हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये उस परिस्थिति के अंदर निकलता है जब हमें कोई डर का अनुभव होता है या डरते हैं हम, तो उस स्थिति में ये निकलता है, या भयाक्रांत स्थिति में ये, या इसको क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। आकस्मिक के स्थिति के अंदर ये हार्मोन्स निकलता है, जिसके इसलिए इसको करो या मरो हार्मोन बोलते हैं। या फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड, या इसको क्या, और दूसरा इसका नाम है फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स ये बोलते हैं इसे। ओके, तो ये तो इनकी क्या थी? हार्मोन्स की बातें। अब मुझे बताओ किशोरावस्था को हमें अलग क्यों पढ़ना पड़ा? मतलब किशोरावस्था के जिसमें किसी किसी क्लास में अलग चैप्टर होता है, या फिर हम इसको बहुत बोर्ड तरीके से पढ़ते हैं, तो इसको अलग क्यों पढ़ना? क्योंकि ये एक भटकाव वाली अवस्था होती है। किशोरावस्था सबकी आती है। इसके अंदर मतलब कोई विद्यार्थी या कोई लड़का या लड़की जितना सीखना चाहे उतना सीख सकता है। मतलब एक कच्चे गड्ढे के समान होती है ये अवस्था। इसके अंदर अगर आदमी कोई भी आदत अपने जहन में डालना चाहेगा तो डल जाएगी। ठीक है, तो इसको इसलिए हमने अलग पढ़ना पड़ा। इसके सारे हार्मोन्स हैं जो मैंने अभी बता दिए। ठीक है, इसके अलावा और इसमें जो और कुछ चलता है, इनके सब की क्लास के वाइज अलग अलग चलते हैं, जिसके कारण अब इसके बाद जो नर युग्मक मादा युग्मक होते हैं वो निषेधन कैसे करते हैं, कैसे कैसे क्या गुणसूत्रों का डिवाइडेशन होता है, वो एक बार मैं यहाँ चार्ट बना के समझ देता हूँ। ठीक है, जगह कम पड़ेगी थोड़ी। क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, तो देखो जरा। लिंग निर्धारण। अब मानव में, किस में? मानव में। यहाँ पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण। अब मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है वो एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा समझना जरूरी है कि मानव में हमारे अंदर जो लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का होगा, लड़की होगी, कितने परसेंट लड़के होंगे, कितनी परसेंट लड़कियां होंगी, वो एक बार समझना जरूरी है। तो ध्यान देना, यहाँ नर युग्मक और यहाँ मादा युग्मक। और याद रखना, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? अगुणित। और अगुणित का मतलब होता है, जैसे कोई डबल है, दो, जैसे दो है तो दो का अगुणित एक हो गया, मतलब आधा। और इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ? एन से। ठीक है, ये अगुणित। और ये भी क्या हो जाएगा? अगुणित। तो ये एन है। और आपको सबको पता है कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े, यानी कि 46। ओके, अब जो नर युग्मक होता है इसके पास होता है 22 जोड़े, तो क्या ऐसे, और एक होता है एक्स और एक होता है वाई। याद रखना, इसको बोलते हैं, जो ये 22 है ना, 22 जोड़े, ये जोड़े हैं, ये एक जोड़ा है, ये 22 जोड़े हैं ना, इनको बोलते हैं अलिंगी गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? अलिंगी गुणसूत्र। ठीक है, और जो ये बच गए इनको क्या बोलते हैं? लिंगी गुणसूत्र। सेम ही तो चलता है, लेकिन दोनों के अंदर अलिंगी गुणसूत्र सेम होंगे, बट जो लिंगी गुणसूत्र हैं वो अलग अलग होंगे। इधर देखो, इसके अंदर जो एक्स वाई है, इसके अंदर एक्स एक्स है, मतलब ये सम युग्मकी है और ये विषम युग्मकी। इसको क्या बोलेंगे? सम युग्मकी। नहीं नहीं नहीं, ये विषम है, ये होगा विषम युग्मकी। और ये क्या कहलाएगा? सम युग्मकी।
क्या होगा, इधर से ध्यान देना, अब इधर से एक एक्स, इधर से एक एक्स, मतलब अब इसका क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या कराएंगे, निषेचन करवाएंगे। क्या कराएंगे, निषेचन करवाएंगे। ठीक है, निषेचन कराने से क्या होगा, अब ध्यान देना इधर, निषेचन करवाने से ना तो 22 जोड़े ये तो सेम आएगा, प्लस एक एक्स यहाँ से, क्या, एक एक्स यहाँ से, और ये 22, ठीक है, सेम टू सेम आएगा। ऐसे है, और एक एक्स यहाँ से, मतलब एक 22 का जोड़ा यहाँ से आ गया, एक 22 का जोड़ा यहाँ से आ गया, तो 22 अभी जोड़ लेंगे मैं ना, तो यह कितना हो गया, चलो एक बार ऐसे कर लो। दूसरा, फिर यहाँ से एक, ठीक है, कितना 22, और फिर वहाँ से 22, एक एक्स या फिर एक एक्स यहाँ का और एक एक्स यहाँ का, ठीक है, फिर वापस 22 + 22, एक वाई यहाँ का, एक एक्स यहाँ का, तो प्लस एक्स वाई, फिर वापस वही 22 + 22 एक्स वाई। तो ध्यान दो, इसे कितने हो गए, 44 + एक्स एक्स, 44 + एक्स एक्स, 44 + एक्स वाई, और 44 + एक्स वाई। तो ध्यान दो, ये क्या हो गया, 44, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि 44 तो गुणसूत्र, 44 तो क्या होते हैं, एलिंगी, और जो दो बच गए 44, 45 और 46 हो गया ना, 46 गुणसूत्र। तो कंप्लीट इसमें मादा में एक में कितने हो गए, 46 गुणसूत्र। तो क्या होता है इसमें, ये तो क्या होगी, मादा, ठीक है, ये भी क्या, मादा, ये क्या होता है, नर, और ये क्या होता है, नर। मतलब 50% संभावना किसकी होती है, नर की, और 50% संभावना किसकी होती है, मादा की। तो 50% मादा अनुपात, 50% क्या, नर। तो ध्यान देना, 1 अनुपात, तो काटो, 50 से 50 हट गया, तो 1:1 क्या होता है, 1:1, इस रेशियो में चलता है। ठीक है, 50% संभावना नर की होगी और 50% संभावना मादा की होगी। यह था आपका लिंग निर्धारण। और इस लिंग निर्धारण के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स काम आते हैं, जो मैंने पहले बताई दिए कि कौन कौन से हार्मोन्स काम आते हैं। ठीक है, ये पूरा फ्लो चार्ट था। अब हमने जनन के बारे में पढ़ लिया, अब जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। मतलब तुम्हें पता है कि स्वच्छ रहना भी जरूरी है, तो कौन सा क्या पढ़ेंगे, जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य है ना, जनन स्वास्थ्य को मतलब हमारे जो जनन अंग है ना, उनको स्वस्थ रखने के लिए हम नियमित व्यायाम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, टाइम टू टाइम जनन अंगों की साफ सफाई रखनी चाहिए। इससे एक तो पहला तो नियमित व्यायाम, हम स्वस्थ रहे, हम अच्छे रहे, तो नियमित व्यायाम। दूसरा, जननांगों की नियमित रूप से साफ सफाई। ठीक है, तीसरा, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता,
ठीक है।